गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अपने ईडी का जो पेपर है, इस ईडी के पेपर में आज हम लोग EMW पढ़ेंगे। और सिंस हमारा जो आप लोगों का जो नेट JRF का बैच है ये ऑलरेडी मई में स्टार्ट हो गया था, तो मैंने फर्स्ट पेपर ही ईडी से स्टार्ट किया था। ठीक है, ईडी एक मेजर पेपर है। तो इन दैट हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैट, फिर मैग्नेटोस्टैट, फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को मर्ज करके मैक्सवेल्स इक्वेशन किया, इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। आज हम लोग EMW पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसमें देखो मैं ओवरव्यू दे रही हूँ कि हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या जो वेव है इसको हम लोग डिफरेंट मीडियम्स में फ्लो करेंगे और देखेंगे कि मीडियम में क्या क्या इफेक्ट हुआ है, कैसे हमारा मैक्सवेल्स इक्वेशन मैनिपुलेट हुआ है, एंड कैसे हम लोग जो डिफरेंट क्वांटिटीज हैं वेव्स में कि उसका रेजिस्टेंस कितना दे रहा है, या मतलब जैसे हम लोग कहते हैं आपका इंट्रिंसिक इम्पीडेंस, ये सारी देखेंगे। क्योंकि EMW ये बेस है जिससे कि हम ट्रांसमिशन लाइन में जा सकते हैं और ट्रांसमिशन लाइन से ही हम लोग एंटीना जा सकते हैं। तो हमारा जो ये पेपर है ईडी का, ये खत्म होने के टाइम पे आ गया है। ओके, सो गुड मॉर्निंग टू माय ऑल यूट्यूब फ्रेंड्स टू, और जो हमारे ऑनलाइन बैचेस लिए हैं उनके लिए भी। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हम ये कहेंगे अगर आपके पास कोई वेव हो, अगर आपको कोई वेव दी जाए, ठीक है, वेव, तो आप क्या जानते हो? आप बोलोगे कि जो ये वेव है ये क्या कर रहा है, ये एनर्जी को ट्रांसपोर्ट कर रहा है या एक इंफॉर्मेशन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, राइट? तो अगर मैं कहूँ कि वेव है, सो इट ट्रांसपोर्टिंग एनर्जी और आई कैन से इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर। सेकेंड थिंग हम कहेंगे कि देखो ये जो EMW हुआ है, ये EMW आपका मैक्सवेल्स इक्वेशन से दे रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम आपको लिखेंगे मैक्सवेल्स इक्वेशन, मैक्सवेल्स इक्वेशन, ठीक है। हम ये मॉडिफाइड मैक्सवेल्स इक्वेशन लिखेंगे, मॉडिफाइड, क्योंकि इसमें जो J वाला टर्म है जिसमें हम लोगों ने JD को भी ऐड किया है के बाद, तो मैं मॉडिफाइड वाला ही डायरेक्टली लिखूंगी, ठीक है। पहला डेल डॉट E इज इक्वल टू व्हाट, रो, ठीक है, रो बाय एप्सिलॉन नॉट। डेल डॉट E अगर हम D कर देते तो सिर्फ रो लिख देते। नेक्स्ट हम कहेंगे डेल डॉट B इज इक्वल टू 0। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है हमारे गॉस लॉ, राइट? एवरीबॉडी नो गॉस लॉ, ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि नो मोनोपोल्स, मोनोपोल्स इन मैग्नेट, ठीक है। तीसरा है डेल क्रॉस E, ठीक है। ये क्या कह रहा है? माइनस डेल D बाई डेल T। ये क्या कह रहा है? मैग्नेटिक इंडक्शन का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंडक्शन। एंड थर्ड है डेल क्रॉस B, डेल क्रॉस B। ये क्या कहेगा भाई? ये क्या कहेगा? ये कहेगा कि हमारा JC और JD दो टर्म आते हैं। JD क्या है? डेल E बाई डेल T वाला, डेल E बाई डेल T वाला, ठीक है। और इसका इंपॉर्टेंट टर्म क्या है? ये है आपका कंडक्शन करंट वाला, जो सिग्मा E वाला है, ठीक है, कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का टाइम डेरिवेटिव पता है, ये RPSC के एग्जाम में पूछा गया था। जो डिस्प्लेसमेंट करंट, इसे हम लोग कंडक्शन करंट कहते हैं, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आई एम जस्ट गिविंग यू कंडक्शन करंट डेंसिटी, और इसे हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, राइट? सो ये जस्ट एक सिंपल सा क्वेश्चन RPSC फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था कि डिस्प्लेसमेंट करंट जो होता है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी क्या होता है। सो यू जस्ट से, उसमें एक ऑप्शन था कि टाइम डेरिवेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड यू कैन से दिस लाइक दिस, ठीक है। तो ये हमारे मैक्सवेल्स इक्वेशन है। मैक्सवेल्स इक्वेशन में देखो उसने E और B को एक जैसा किया है कि जिससे कि हमें कुछ एक वेव इक्वेशन मिले, वेव इक्वेशन मिले। कैसे वेव इक्वेशन मिलेगा पहले तो हम लोग ये देखेंगे, और दूसरी चीज मैं ये कहूंगी आपको कि आपके पास ये जो मैक्सवेल्स चार इक्वेशंस होते हैं बेटा, ये ईडी का एक बेस होता है। आप कहीं भी
ठीक है, बाय प्रॉपर कंसेप्ट यूज करके। अब आप देखोगे कि आप हर एक फेनोमेना में एंट्री ले सकते हो, हर एक क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, अगर आपको पता रहे कि कैसे हम इन 4 इक्वेशंस को अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। इवन एडवांस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी हम लोग इसका यूज करते हैं। एडवांस ईडी जिसे हम लोग लेनार्ड रिचार्ड पोटेंशियल्स वगैरह पढ़ते हैं एडवांस में तब, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास 4 मैक्सवेल्स इक्वेशन है। हम कह रहे हैं कि हम इन चारों मैक्सवेल्स इक्वेशन से क्या बनाएंगे, एक वेव इक्वेशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक वेव इक्वेशन बनाएंगे। और इस वेव इक्वेशन को हम कहेंगे कि इसमें ई और मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिज्म दोनों है, ठीक है। याद रखना जो EMW होता है ये क्या होता है, तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं प्लेन्स के रूप में। एक प्लेन क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को ले जाएगा, एक प्लेन क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को ले जाएगा, और एक प्लेन क्या करेगा, एनर्जी के फ्लो को करवाएगा, यानी प्रोपागेट करवाएगा। क्या करवाएगा, प्रोपागेट करवाएगा। मतलब k वेक्टर दैट इज योर प्रोपागेशन वेक्टर, या मैं तो यहाँ पे k को क्या एक्चुअली कभी कंफ्यूज हो जाता है, तो मैंने अगर हम इसको बीटा कह दें, बीटा कह दें तो बीटा वेक्टर और आपका ई वेक्टर और आपका पी वेक्टर, ठीक है। ये तीनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। ये क्या है, प्रोपेगेट करवा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तीनों प्लेन्स में होते हैं, ऐसे ऐसे प्लेन्स होते हैं, ठीक है। ऐसे 3 डायमेंशनल प्लेन्स होते हैं, एक ऐसे ऐसे ऑक्सीलेट कर रहा है, ट्रांसवर्सेशन को शो कर रहा है, एक ऐसे ऐसे ऑक्सीलेट कर रहा है जिसमें पार्टिकल ऑक्सीलेट कर रहे हैं हार्मोनिक मोशन में, और एक जो प्रोपागेट हो रहा है वो एक डायरेक्शन में प्रोपागेट हो रहा है। तो देखो आप प्रोपागेट किसी भी डायरेक्शन में करवा सकते हो, देयर इज नो क्वेश्चन इन दैट, मैक्सिमम हम लोग अपने सुविधा के अनुसार z डायरेक्शन में प्रोपागेशन वेक्टर को डाल देते हैं, यानी EM वेव जो चल रही है वो एक z डायरेक्शन में चल रही है। अब ये जो वेव इक्वेशन हम आपको ओवरव्यू बना रहे हैं, वी विल स्टडी एवरीथिंग इन डिटेल ओनली, ओके, वी विल स्टडी एवरीथिंग इन डिटेल ओनली, बट फर्स्ट लेसन कि हम लोग ओवरव्यू देखेंगे कि क्या लेक्चर में क्या देखेंगे। अब मैं क्या करूंगी, इस EM वेव को जो बनाऊंगी एक स्केलर डबल डिफरेंशियल पार्शियल इक्वेशन बनेगा। जो वेव इक्वेशन बनेगी वो किस टाइप की होगी, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, ठीक है। सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, और फिर इस इक्वेशन को हम लोग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मीडिया में फ्लो करवाएंगे और देखेंगे कि हमारे मीडिया में क्या इफेक्ट हुआ है, कैसा इम्पीडेंस क्रिएट हो रहा है, और क्या क्या चीज़ें बाउंड्री कंडीशंस या मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या मिलेगी, कितना एटेन्यूएशन हो रहा है, कैसे प्रोपगेशन हो रहा है, क्या उसकी वेलोसिटी डिपेंडेंस है, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो हम कौन कौन से मीडियम देखेंगे, देखो सबसे पहले तो हम लोग मीडियम्स, अगर मीडियम्स की बात करें, इन EMW वेव्स को हम किस में ले जा सकते हैं, इन EMW वेव्स को हम किस में ले जा सकते हैं। पहला हम करेंगे कि फ्री स्पेस में ले जाएंगे, फ्री स्पेस में, फ्री स्पेस में ले जाएंगे तो सिग्मा इक्वल टू 0 हो जाएगा, एप्सिलॉन जो होगा वो एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा, और म्यू जो होगा वो म्यू नॉट के बराबर। ये हम जानते हैं परमेबिलिटी और ये परमेबिलिटी, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे कि लॉसी, लॉसी डायइलेक्ट्रिक, लॉसी डायइलेक्ट्रिक, और एक देखेंगे लॉसलेस डायइलेक्ट्रिक, लॉसलेस डायइलेक्ट्रिक, ठीक है। और चौथा हम देखेंगे कि हमें कौन सा मटेरियल चाहिए, गुड कंडक्टर्स, गुड कंडक्टर्स, या ठीक है। तो गुड कंडक्टर्स में हम बोलते हैं कि सिग्मा जो है अप्रोक्सीमेटली इनफाइनाइट होता है, सिग्मा जो है अप्रोक्सीमेटली इनफाइनाइट हो जाता है। लॉसी में एप्सिलॉन जो है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है वो एप्सिलॉन और रिलेटिव परमिटिविटी ऐसे हो जाती है, और जो म्यू होगा आपका वो क्या हो जाएगा, म्यू ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम, म्यू आर रिलेटिव परमिटिविटी इनटू म्यू नॉट हो जाती है, ठीक है। ऑल दिस थिंग्स वी विल स्टडी इन डिटेल। सो लेट्स स्टार्ट आवर कैट। फर्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि वेव कैसे बन रही है, ओके, वेव कैसे बन रही है, और इस वेव को ही हम कैसे कमा सकते हैं अपने स्पेस में, ओके। सो लेट्स स्टार्ट द हेडिंग कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ओके, ओके। नाउ आप फर्स्ट हेडिंग डालिए कि जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन ऑफ EM वेव, ठीक है,
जनरलाइजेशन इसमें मैं क्या करूँगी, पहले तो देख लो कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं एक वेव्स के, ईएम वेव के। पहली बात ये है कि ये एक फंक्शन होगा टाइम का और स्पेस का। सो आई विल से दैट इट्स अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस। ठीक है, ये दोनों का फंक्शन होगा, फिर हम लोग देखेंगे कैसे निकालेंगे। दूसरी चीज हम कह रहे हैं कि याद रखना अगर कोई वेव है तो अगर मैं बोलूं कि इस पॉइंट ए पे t इक्वल टू 0 है, तो वेव जब ट्रैवल हो रही है और पहुंच रही है पॉइंट बी पर, तो यहाँ पर सोचो उसमें टाइम t नॉट, तो इतना ट्रैवल करने में उसको टाइम t नॉट लगा, तो हम कहेंगे कि इस इंस्टेंट पर जो टाइम होगा t वो t नॉट से हमेशा बड़ा होगा। ये होती है कि क्या ट्रैवल किया, इसने एनर्जी ट्रैवल की या इसने इंफॉर्मेशन ट्रैवल की। तीसरी चीज हम कहेंगे कि कैसे हम देख सकते हैं इसका वेव इक्वेशन, कैसे हम देखेंगे इसका वेव इक्वेशन। देखो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का निकाल रही हूँ वेव इक्वेशन, तो हमारे पास ये इक्वेशन था मैक्सवेल से माइनस डेल वी बाई डेल टी। ठीक है, इसको हम जब कर्ल करेंगे और फिर जब हम आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास जो वेव इक्वेशन बनेगी, हम डायरेक्टली इसको लिख रहे हैं कि 3 डायमेंशन में बनेगा डेल स्क्वायर ई बाई डेल टी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डेल ई बाई डेल जेड इज इक्वल टू 0। आई एम जस्ट राइटिंग। देखो मैंने इसको क्या कहा, ये जो है आपका एक वेव इक्वेशन है। कैसा वेव इक्वेशन है, सेकेंड ऑर्डर स्केलर वेव इक्वेशन, सेकेंड ऑर्डर स्केलर वेव। क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि हम इसको वन डायमेंशन में ले जाएंगे और बोलेंगे कि ये z में प्रोपागेट हो रहा है, और मैंने ये भी कहा अभी ये टाइम और स्पेस दोनों का फंक्शन है। अब v स्क्वायर क्या है, v स्क्वायर है वेव वेलोसिटी। ठीक है, कैसे बना, क्योंकि हमने क्या किया, हमने यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी इस्तेमाल की, डेल क्रॉस ए क्या हो जाता है भाई, डेल ऑफ डेल डॉट ए माइनस डेल स्क्वायर ए। ये वाली आइडेंटिटी देखो यहाँ पे क्या आएगा, पार्शियल डबल डिफरेंशियल पार्शियल इक्वेशन आएगा। ठीक है, सो हमने इसे सॉल्व किया और एक वेव इक्वेशन था। अब देखो ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हम इसका जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं। जनरल सॉल्यूशन में अगर देखो ये ई है, एम का भी ऐसा ही आएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी ऐसा ही आएगा, तो हम कौन सा वाला लेंगे, डेल क्रॉस बी वाला पार्ट लेंगे। तो जनरल इक्वेशन चलो दिस काइंड ऑफ डेरिवेटिव्स एग्जाम्स में नहीं पूछना है, ये सिर्फ आपको पता होना चाहिए कहां से क्या चीज आएगी। ओके फाइन, अब मैं क्या करूंगी, अब हम कहेंगे कि जब हम इसको सॉल्व करें, ऑन सॉल्विंग जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो मुझे क्या मिलेगा, मुझे ई के दो पार्ट मिलेंगे, एक पॉजिटिव पार्ट मिलेगा, एक नेगेटिव पार्ट मिलेगा। कैसे मिलेगा, हम कहेंगे कि जो पॉजिटिव पार्ट है, सोचो ये कोई फंक्शन है, किसका फंक्शन रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये फंक्शन तो रहेगा, लेकिन किसका फंक्शन रहेगा, ये फंक्शन रहेगा बेटा। देखो यहाँ पर हमारे पास ये है और ये, ठीक है। सॉल्यूशन हम किसका निकाल रहे हैं, ई का निकाल रहे हैं। वेरिएबल्स हमारे पास ये है, जिसमें v क्या है, v हमारा वेलोसिटी है, जो कि एक मीडियम के लिए हम कहेंगे ये कांस्टेंट चल रही है। ठीक है, एक मीडियम में वेलोसिटी वेरी भी करती है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो एक्सेलरेशन होगा ये होगा। नेक्स्ट हम कहेंगे कि अगर हमारे पास दो वैल्यूज हैं ई के, दो वैल्यूज आएंगे, तो मैं कहूँगी सोच लो कि ये एक फंक्शन f का है, क्या होगा z प्लस vt का, और एक सोच लो कोई g फंक्शन बना रहा है z माइनस vt। ठीक है, ये तो हमारे क्या निकले, सॉल्यूशन निकले। लेकिन हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे तब जाके हमें कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन हम क्या लिख सकते हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन ई जो z और t का होगा, क्योंकि अभी मैंने बोला कि जो वेव होगी वो क्या होगी, स्पेस और टाइम की दोनों की होगी, तो ये क्या मिल जाएगा, e प्लस e माइनस ये क्या हो जाएगा, f ऑफ z प्लस vt प्लस g ऑफ z माइनस vt। देखो ये मैं इसलिए कर रही हूँ
क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि वेव इक्वेशन कैसे बन रही है, बिकॉज नेट में, गेट में या आपके चेस्ट में हमेशा हमेशा आता है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स वेव इक्वेशन दे दिया जाएगा और उसमें से बोलेगा डिफरेंट क्वांटिटीज निकालो, ओमेगा निकालो, बीटा निकालो, या वेलोसिटी निकालो, या फेस पैटर्न निकालो, या एटेन्यूएशन पैटर्न निकालो। ये सारी चीजें आपको अक्सर बोल देते हैं निकालने के लिए। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू डिराइव द एंटायर पार्ट। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन होगा किसका, या तो z प्लस बी टी का फंक्शन हो जाएगा या z माइनस बी टी का फंक्शन हो जाएगा, जो हमारा EM वेव है, EM वेव का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इसका फंक्शन हो जाएगा। तो अगर मैं कहूँ कि ये एक हार्मोनिक फंक्शंस है, ठीक है, पर्टिकुलर हार्मोनिक वेव्स हैं, हार्मोनिक या साइनसोइडल वेव है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको साइन या कोसाइंस में लिख सकते हैं। साइन लिख दो, ये यहाँ पे कोई कांस्टेंट लिख दो, किसका फंक्शन होगा ये? किसका फंक्शन होगा? ये हमारा z प्लस बीटी का होगा और z माइनस बीटी का फंक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? z प्लस माइनस बीटी, और आई कैन से एज cos ऑफ k ऑफ z प्लस माइनस बीटी, या हम इसको एक्सपोनेंशियल हार्मोनिक्स में भी लिख सकते हैं, e टू द पावर क्या हो जाएगा i z प्लस माइनस बीटी, ठीक है, ओके। हम इसको तीनों लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? एक पर्टिकुलर हार्मोनिक या साइनसोइडल वेव जो बने, हम इसको लिखेंगे। अब हम कहेंगे कि इसमें देखो कौन सा पार्ट है, रियल पार्ट भी है और इसमें इमेजिनरी पार्ट्स भी है, ठीक है, रियल पार्ट भी है, इमेजिनरी पार्ट्स है। अब आप किसी बुक में देखोगे कि ये हमेशा आपको सो आई विल से दैट कि यहाँ पर देखो ये तो इन तीनों का फंक्शन बन गया, ये इन तीनों का फंक्शन बन गया। जब ये इन तीनों का फंक्शन बन गया तो हम कहेंगे कि अगर ऐसा बात है जहाँ पे टाइम डिपेंडेंसी है, सपोज आई एम सेइंग दैट, सपोज इफ there is time dependence, ठीक है, e टू द पावर j ओमेगा का i नहीं दिया है हमने j दिया है डिस्टिंग्विश करने के लिए, ठीक है। तो जो हमारा जो इक्वेशन है डबल डिफरेंशियल इक्वेशन, हाँ ये वाली थोड़ी सी मॉडिफाइड होगी। कैसे मॉडिफाइड होगी देख लो, क्या कहेंगे कि हम डेल स्क्वायर e बाय डेल t स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डेल स्क्वायर e बाय डेल z स्क्वायर इज इक्वल टू 0, जहाँ पे हम कहेंगे कि बीटा जो है वो ओमेगा अपॉन v है, बीटा जो है वो ओमेगा अपॉन v है। अब मैं क्या करूँगी, ये क्या है, ये तुम्हारा फेज कांस्टेंट है, ठीक है। ये क्या है, ओमेगा क्या है, ओमेगा तुम्हारा एंगुलर वेलोसिटी है। इसी को ही हम कह सकते हैं वेव वेक्टर। और याद रहे ये जो k है ये एक कांस्टेंट टर्म है, ओके, ठीक है। तो अब इन सब की यूनिट्स हम लिख सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी है तो रेडियन पर सेकंड, v तो हम लोगों ने बोल ही चुका है, v क्या है हमारा, v हमारा वेव वेलोसिटी है, ठीक है, v हमारी वेव वेलोसिटी है और ये फेज कांस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट कहूंगी कि अगर ये ऐसा है तो हम एक्सपोनेंशियल्स में कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में तो कोई भी फॉर्म दे सकता है, कॉस का फॉर्म दे दिया, साइन का फॉर्म दे दिया, एक्सपोनेंशियल्स का फॉर्म दे दिया, कोई भी फॉर्म दे दिया, तो हम कहेंगे कि जो e प्लस पार्ट आएगा, e का जो प्लस पार्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, e टू द पावर j। अब देखो बीटा के टर्म को हमें लाना है और हम साथ में ये भी कर रहे हैं कि ओमेगा टी की इस पर डिपेंडेंसी है, तो ये हो जाएगा ओमेगा टी माइनस kz, ठीक है, ओमेगा टी माइनस kz, लेकिन साथ में एक एम्पलीट्यूड आएगा e। अब e माइनस अगर कहें तो ये सोच लो कोई एम्पलीट्यूड b है, अब a और b का सेम यूनिट्स होंगे जो कि हमारे e के होंगे, ठीक है, e टू द पावर j ओमेगा t प्लस kz, ये दो चीजें आ गई। बताओ कोई दिक्कत? तो हम इस सब को कुल मिला के लिख सकते हैं e, जो कि एक zt का फंक्शन है, तो a पार्ट हो जाएगा और e टू द पावर j ओमेगा t प्लस kz, सॉरी माइनस लिखा था एक प्लस v हो जाएगा हमारा j ओमेगा t
प्लस kz। याद रखना ये जो साइन है, अब हम कह रहे हैं, अब हम एक इंपॉर्टेंट चीज कहेंगे कि माइनस kz है, ओमेगा टी माइनस kz, मतलब वेव हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, हमारे नजरें जैसे जा रही है वेव भी उसी तरह जा रही है। लेकिन जैसे ही हम प्लस kz कहेंगे, इसका मतलब वेव जो है हमारे तरफ आ रही है, मींस दिस आर द रिफ्लेक्टेड वेव और बैकवर्ड वेव। तो हम इतना आप लिख लो, नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, इतना नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो लास्ट में हमने क्या देखा कि हमारे पास दो चीजें बनी, ठीक है। तो ई जो टोटल वेव है जेड टी का, वो दो पर ई प्लस और ई माइनस में बना, जहाँ पे मैंने बोला कि ई प्लस क्या है, जे ओमेगा टी माइनस के। अब ये जो पार्ट है, ये जो ईएम वेव है, ईएम वेव का फॉरवर्ड पार्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। और ई माइनस जो है e टू द पावर जे ओमेगा टी प्लस के, ये कहाँ पे मूव करेगा, याद रखना ये बैकवर्ड में जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। दूसरी चीज मैं ये कहूंगी कि ये जो है e प्लस ओमेगा टी माइनस के जो है, ये बनाएगा साइन का फंक्शन बनाएगा, और ये जो है कोसाइन का फंक्शन बनाएगा। कोसाइन फंक्शन में हम लोग इसको लिखेंगे, ठीक है। दूसरी चीज हम ये कहेंगे कि ये इमेजिनरी पार्ट है हमारे वेव का, ओके। और ये क्या है, रियल पार्ट है हमारे वेव का, रियल पार्ट है, ठीक है। तो मैं आपको जब आगे बढ़ाऊंगी तो मैं कहूंगी कि जितना भी आप डायरेक्ट्रिक्स में जाएंगे तो हम लोग हमेशा रियल पार्ट की बात करेंगे, क्योंकि हम लोग को वहाँ पे इंट्रिंसिक इम्पीडेंस है ना, वो बात की बात है। अब इसे इतना करेंगे, ठीक है। अब जब ये चीज आ गई तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि अगर हमें कुछ बोला गया कि रियल पार्ट निकालो या इमेजिनरी पार्ट, एक चीज और, डायरेक्शन का पता कैसे लगाएंगे कि कोई वेव जा रही है तो किस डायरेक्शन में जा रही है। याद रहे, अगर हमारे पास का ये जो फेज पार्ट है ओमेगा टी प्लस kz, या दोनों का सेम साइन है, और ओमेगा टी माइनस kz, अगर ऐसा रहा मतलब दोनों सेम रहा, तो याद रखना ये हमेशा बैकवर्ड और रिफ्लेक्टिंग वेव्स को शो करती है, ओके, ठीक है। और अगर एक पॉजिटिव रहा और एक नेगेटिव रहा, या माइनस ओमेगा टी प्लस kz ऐसा रहा, तो ये हमेशा फॉरवर्ड वेव्स को शो करेंगे, फॉरवर्ड या इंसिडेंस वेव को शो करेंगे, इंसिडेंट वेव। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखना। और हम कहेंगे कि वेव जो है हमारी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इसमें हमारी वेव माइनस z डायरेक्शन में, और इसमें हमारी वेव प्लस z डायरेक्शन में मूव कर रही है, प्लस z डायरेक्शन में मूव कर रही है, और उसमें हमारी वेव क्या है, माइनस z डायरेक्शन में मूव कर रही है। सो ये हमारा बन गया। अब हम इसको अगर साइन में लिखें, अगर मैं इसको साइन में लिख रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ कि हम लोग इमेजिनरी पार्ट लिख रहे हैं अपने इक्वेशन का, ठीक है। हम इमेजिनरी पार्ट लिख रहे हैं अपने इक्वेशन का, तो कैसे लिख सकते हैं, अगर मैं कहूँ यहाँ पे कि इमेजिनरी पार्ट सॉल्यूशन ऑफ आवर वेव इक्वेशन जिसमें बीटा था, तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा E जो है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एक एम्पलीट्यूड ले लो साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस kz, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस kz। याद रखना कि कब हम लोग फेज ले रहे हैं, कब हम लोग बिना फेज ले रहे हैं, कैसे हम लोग कंपेयर करेंगे। कभी कभी आपके इक्वेशंस, हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके प्रैक्टिस सेशन के, तो हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ये आपका यहाँ पर हम k डॉट r अज्यूम करेंगे, तब जाके निकाल पाएंगे ओमेगा सारी चीजें, ठीक है। सो ये आपका क्या रहा है, ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स टाइप के हैं, नोट कि हम बताएंगे कैसे कि हमारा वेव जो है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, नोट करके लिख लेना, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, ठीक है। अब याद रखना कि यहाँ पर जो है हमारे वेव की टाइम डिपेंडेंट है, क्या है, टाइम डिपेंडेंट है। तो अगर मैं बोलूं कि a क्या है, यहाँ पर a क्या है, एम्पलीट्यूड है, साइन का फंक्शन है, ये फेज है, एंगुलर वेलोसिटी है, k कांस्टेंट है,
बीटा इज ओमेगा अपॉन बी, बीटा इज ओमेगा अपॉन बी। ओके, ठीक है। तो एग्जाम में आपको कभी कभी ये सारी चीजें पूछ ली जाती हैं या कभी कभी बच्चों को कंफ्यूज कर दिया जाता है। दूसरी चीज जो गेट वगैरह, गेट एग्जाम में अक्सर एक मिक्स करके क्वेश्चन दे दिया जाएगा, एक हैवी सा क्वेश्चन दे दिया जाएगा और उसमें से पूछा जाएगा आप लोगों को। देखो कैसे करेंगे। देखो लैम्डा क्या होता है, लैम्डा होता है वेवलेंथ, ठीक है, ये हम जानते हैं। और लैम्डा वो डिस्टेंस होता है जो कहता है कि इस पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद वेव सेम टू सेम पैटर्न को रिपीट करेगी, ठीक है। ये मीटर्स में लेते हैं, डिस्टेंस आफ्टर विच a wave repeats same pattern, ठीक है, सेम पैटर्न को रिपीट करेंगे। अच्छा, न्यू क्या है, न्यू आपकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, और कितना ऑक्सीलेशंस कर रही है पर सेकेंड, जिसे हम लोग हर्ट्ज में भी लेते हैं, मतलब इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए उसने कितने टाइम ऑक्सीलेशंस किया ना पर सेकेंड, उसने कितने ऑक्सीलेशंस किए। दूसरा आएगा अगर आपको वेलोसिटी बताई जाए तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, पहली चीज टी लिखते हैं, टाइम पीरियड किस में होता है, टाइम पीरियड हमारा सेकंड में हो जाएगा। इसका मतलब कि लैम्डा डिस्टेंस अगर वो ट्रैवल कर रही है जिसमें वेव की वेलोसिटी अगर v है, वेव वेलोसिटी अगर v है तो उसको कितना टाइम लगा, मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हो जाता है। तो हम कहेंगे लैम्डा डिस्टेंस ट्रैवल करने में v वेलोसिटी के साथ अगर वेव चल रही है तो उसे t टाइम लगेगा। ये इसका रिलेशनशिप होता है, ठीक है, ये इसका रिलेशनशिप होता है। और हम जानते हैं ओमेगा, कुछ रिलेशनशिप जैसा मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, या मैं लिख सकती हूँ 2 पाई बाई टी, और हम इसलिए लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई ओमेगा, लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। ये कुछ रिलेशनशिप्स हैं जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसके लिए, या ये भी लिख सकते हो कि लैम्डा न्यू इज इक्वल टू v, ये कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करने के लिए या कुछ जैम में न्यूमेरिकल्स वगैरह इसमें से पूछ लिए जाते हैं वेव्स को यूज करने के बाद। ओके, इज दिस क्लियर टू यू ऑल, टेल मी। नेक्स्ट देखो, अगर मैं ये कहूँ कि मुझे अगर इस वेव को ड्रॉ करके दो, हमारे पास क्या रिलेशन बना, हम कहेंगे कि जो E है वो Z और T का फंक्शन है, Z और T का फंक्शन। इसका मतलब क्या कि हम E का वेरिएशन, E वेक्टर वेरिएशन वो हम दो तरह से ले सकते हैं। Z का वेरिएशन कर सकते हैं ग्राफ में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में या स्केच में, और T का कर सकते हैं जिसमें हमें यहाँ पे T को कांस्टेंट रखना पड़ेगा और यहाँ पर Z को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूँ, फाइन, सो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूँ, मैंने कहा कि मेरा एम्पलीट्यूड एक बार A है और एक बार माइनस A है, ऑसिलेट कर रहा है हार्मोनिक ऑसिलेशंस की तरह। अब मैं बोल रही हूँ पहला Z को वेरी करना है। अगर मैं Z को वेरी करवा रही हूँ इसका मतलब क्या है, मैं टाइम को कांस्टेंट करवा रही हूँ। तो Z कब किससे जाएगा, Z लैम्डा से जाएगा, तो यहाँ पर अगर मैं लैम्डा बाई 2 लूँ, यहाँ पर 0 ले, यहाँ पे प्लस लैम्डा बाई 2 लो, यहाँ पे लैम्डा लो, यहाँ पे 3 लैम्डा बाई 2 लो, यहाँ पे 2 लैम्डा लो, ठीक है। तो मैं वेव को कैसे ले जा सकती हूँ, टेल मी। हम कहेंगे कि वेव जो है प्लस A से माइनस A के बीच में ऑसिलेट कर रहा है, प्लस A से माइनस A के बीच में ऑसिलेट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंट कलर, क्या करेंगे, वेव हमारी प्लस A से लेके माइनस A तक ऐसे ऑसिलेट, ठीक है, ये क्या करेगी, यहाँ से यहाँ तक ऑसिलेट करेगी। ओके फाइन, सो आई विल से दैट इट इज लाइक दिस। हाँ ओके, ठीक है, तो छोटा तो नहीं आप लोगों को, फाइन। सो अब क्या करना है, अब देखो ये यहाँ से गई आपका
से ये वेव आपकी यहाँ से क्रॉस करेगी एक्चुअली, ये आपकी वेव यहाँ से क्रॉस करेगी। ओके, सो व्हाट आई विल से दैट कि यहाँ पर जब कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, आपका जब कांस्टेंट टर्म आ जाएगा तो ये ऐसे क्रॉस करेगी लैम्डा, ठीक है। अगर मैं आपको ये बोलूं, अगर मैं आपको ये बोलूं कि मैंने क्या बोला कि स्पेस और टाइम दोनों का वेरिएबल है ई वेक्टर, तो हम ई का वेरिएशन कैसे कर सकते हैं? ई का वेरिएशन हम कर सकते हैं z से या t से, जिसमें से किसी एक फैक्टर को हमें कांस्टेंट रखना पड़ेगा। जब हम किसी एक फैक्टर को कांस्टेंट रखेंगे तो हम क्या करेंगे, देखो अब हम इसका वेरिएशन ड्रॉ कर रहे हैं, एक बार करेंगे हम आपका t से और एक बार करेंगे z से। लेट अस अज्यूम कि फर्स्ट मैंने इससे किया z से, तो एक तो एम्पलीट्यूड प्लस है, एक क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। सोचो मैंने यहाँ पर माइनस लैम्डा बाई 2 रखा, 0 रखा, प्लस लैम्डा बाई 2 लैम्डा, then it will be 3 lambda by 2 and then it will be 2 lambda, ठीक है। So I will change the color so that it will be visible। अब देखो ये वेव क्या करेगी, ये वेव करेगी कि यहाँ पर ये क्रॉस आउट करेगी, क्यों? क्योंकि लैम्डा क्या है, दोनों का वेवलेंथ है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, लैम्डा इज इक्वल टू वेवलेंथ, वेवलेंथ, ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू वेवलेंथ और टी क्या है, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। तो हमें ऐसे वेव्स को सेम रिपीट देना पड़ेगा जहां पर जिसके बीच का वो क्या है, जिसके बीच का आपका डिफरेंस जो होगा वो लैम्डा होना चाहिए। दैट मींस कि ये कैसे क्रॉस करेगा, ऐसे इधर आएगा और ये इधर से ऐसे जाएगा। ओके, इट विल बी गोस टू प्लस a टू माइनस a, ठीक है। फिर यहाँ से ये ऐसे आएगा और ये ऐसे जाएगा। ओके, सो अब यहाँ का डिफरेंस इतना हो गया। अब इसके और इसके बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा, राइट। तो इसके और इसके बीच का डिफरेंस हमें लैम्डा लाना है, सो इट विल बी गोज लाइक दिस वे, इट विल बी गोज लाइक दिस वे। अब फिर से देखो, फिर ये कहाँ पर आएगा, फिर ये देखो, अब ये इसके बीच का लैम्डा हो गया तो इसके बीच का लैम्डा होना चाहिए, तो ये यहाँ पर ऐसे आएगा। ओके, और मैंने इसका वेरिएशन क्या दिया है, हमने इसका वेरिएशन z दिया है, इसका मतलब क्या कांस्टेंट हो जाएगा, t हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये कौन सी है, ये साइड है हमारी ई वेक्टर, ठीक है। अगर इसका वेरिएशन मैं किससे करूं, किससे करूं, अब मैं t के साथ वेरिएशन करूंगी, तो मैं जब t के साथ वेरिएशन करूंगी इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, t का चलेगा, ठीक है। तो हमारा टाइम पीरियड का चलेगा, तो टाइम पीरियड का वेरिएशन कैसे चलेगा, t/2 से चलेगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, -t/2, फिर लिखूंगी 0, फिर लिखूंगी यहाँ पे t/2, फिर लिखूंगी t, फिर 3t/2 और फिर यहाँ पे 2t, फिर यहाँ पे 2t। तो वेरिएशन हम लोग सेम टू सेम ले जाएंगे जो इसका ऊपर वाला था, ठीक है। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर टू यू? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जब हमारा, तो हम ये कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं फॉर एवरी वेवलेंथ वेरिएशन देयर इज अ फेज चेंज ऑफ 2। यहाँ पे नोट करने की बात क्या है, यहाँ पे नोट करने की बात है फॉर every variation of lambda there is phase change of 2 pi, ठीक है, पहली चीज। अब देखो एक जो इम्पोर्टेंट नोट में करेंगे कि जो क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि कभी-कभी कहता है साइन का माइनस प्लस, और जब उसमें फेज का इनपुट देते हैं +5 फेज डिफरेंस से 2 वेव जा रही है, तब आपको ये सारी चीजें समझ पॉइंट आउट प्रॉब्लम्स आते हैं। तो एक बेसिक सा कंसेप्ट है, आपको याद रखना कि अभी हमने क्या बोला, जब रियल पार्ट्स को डिस्कस करते हैं वेव का तो हम लोग कॉस साइन यूज करते हैं, और जब हम लोग इमेजिनरी पार्ट वेव्स का यूज करते हैं तब हम लोग साइंस का यूज करते हैं। तो हम जानते हैं कि साइन ऑफ -5 इज इक्वल टू -sin5, और यही अगर हम फेज डिफरेंस किसका डाल दें, पाई का डाल दें, तो साइन ऑफ 5 प्लस -5, तो भी ये -sin5 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कॉस के साथ ऐसा नहीं होता, कॉस ऑफ -sin इज इक्वल टू कॉस sin, ये याद रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं आपको इसके बाद हम पाई का कर रहे हैं, अब हम लोग π/2 का भी कर सकते हैं। ओके, चलो अब हम लोग इसका लेंगे, अब हम लोग लेंगे कॉस ऑफ इसका
साइन प्लस माइनस आएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस साइन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम लोग साइन ऑफ साइन प्लस माइनस पाई बाई 2 ले तो ये क्या हो जाएगा कॉस साइन हो जाएगा। लेकिन इसी को अगर हम लोग कॉस ऑफ साइन प्लस माइनस पाई बाई 2 ले तो ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस साइन हो जाएगा, माइनस प्लस साइन साइन हो जाएगा। ओके, तो ये कुछ चीजें हैं जो हम लोग को याद करनी पड़ती हैं। और याद रखना मैंने यहाँ पे साइन क्या लिया है, मैंने यहाँ पे साइन लिया है ओमेगा टी माइनस बीटा जेड, क्योंकि यही हमारा फेज फैक्टर था। अब ये फेज फैक्टर कैसे चेंज हो रहा है ये आपको पोलराइजेशन में काम आएगा। जब पोलराइजेशन में एक वेव दूसरे वेव से इतने फेज के डिफरेंस में मूव कर रही है, या आपके EMW में गेट के क्वेश्चन ये पर्टिकुलर गेट के क्वेश्चन एक ना एक देगा ही देगा आपके इसके ऊपर बेस। जब फेज चेंज दो वेव्स का हो रहा है, किसी पाई का होगा या 3π/2 का होगा या इसके मल्टीपल्स का होगा। ओके, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि सोच लो कि हमारे पास कोई EM वेव है, ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, एक कोई इसका एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, सोचो E0, ठीक है, E0 इसकी एम्पलीट्यूड दी हुई है और cos ऑफ 10⁸ माइनस kz दिया है। kz ऐसे लिख लो, बीटा लिख लो या बीटा x लिख लो और साथ में लिख दो कुछ भी लिख दो, E ट्रैवल कर रहा है, तो ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, इसको मैं कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, प्लस बना देते हैं। ओके, सो अब ये तो तुम्हारा यूनिट वेक्टर है, कोई दिक्कत नहीं, ये तुम्हारा वेक्टर है। अब ये कह रहा है कि अगर इसको हम कंपैरिजन करें तो वेव का जो प्रोपागेशन हो रहा है, वेव ट्रैवल्स, वेव जो है ट्रैवल कर रही है, या प्रोपागेट थोड़ा सा अच्छा वर्ड रहेगा, प्रोपागेट कर रही है, ये कहां पर, ये -x डायरेक्शन में प्रोपागेट कर रही है डायरेक्शन। क्यों भाई, क्योंकि ये देखो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, मैंने अभी बताया था दोनों पॉजिटिव है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब हम कंपेयर करेंगे तो ओमेगा टी माइनस kz होता है, जो हमारा स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन होता है, स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन, वो क्या हो जाएगा भाई, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो था, स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन थी, स्टैंडर्ड वेव जो है वो हमारी क्या थी, a cos ऑफ ओमेगा टी माइनस बीटा z। अगर मैं z डायरेक्शन में प्रोपागेट कर रहा हूं तो इससे इसको कंपेयर करेंगे तो ओमेगा क्या निकलेगा, 10⁸ निकलेगा, बीटा तो बीटा ही रह जाएगा, लेकिन ट्रैवल कहां पे हो रही है, ट्रैवल हो रही है -z डायरेक्शन में। ठीक है, अब बताओ जब ये पार्ट आ गया तो b अब E0 जब करेंगे तो एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड इसका क्या है भाई, एम्पलीट्यूड इसका E0 है। पहली चीज, वेव डायरेक्ट कर रही है -z डायरेक्शन, ठीक है। अब बताओ c कैसे, वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी तो हम जानते हैं बीटा इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन v, तो v क्या हो जाएगा, v हो जाएगा ओमेगा अपॉन बीटा, ठीक है, ओमेगा अपॉन बीटा। ठीक, अब बताओ इसमें क्या है कि v तुम्हारा ओमेगा दिया हुआ है 10⁸, बीटा अगर पुट कर दे तो हमारी क्या निकल जाएगी, v निकल जाएगी। क्लियर है इसमें से? अगर इसने बोल दिया कि ये एक फ्री स्पेस में वेव जा रही है, if the wave in free space, if the wave travels in free space, ठीक है, अगर ये वेव फ्री स्पेस में ट्रैवल करती तो क्या हो जाता, बताओ, ये जो v है वो c के बराबर हो जाता है, इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाता है, राइट, 3 × 10⁸। तो हम इन सभी चीजों का इस्तेमाल करके बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बीटा क्या हो जाएगा, ओमेगा अपॉन c हो जाएगा। ओमेगा क्या है, 10⁸ है, c क्या है, 3 × 10⁸ है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 1/3 को 0.33 हम लोग कर सकते हैं, राइट। तो इससे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये तो बहुत ही इजी था, मैंने दिया था। अब इससे भी थोड़ा सा हार्ड आता है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, लॉसी। अगर ये इतना देर तक आपने समझा कि कैसे वेव बनती है,
कैसे रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट बनता है, कैसे एक स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन का इस्तेमाल करके हम लोग डिफरेंट सारे क्वांटिटीज को फाइंड आउट करते हैं, कैसे हम एक वी बीटा ये सारी चीजें क्या होती है, बेस कांस्टेंट क्या होती है। नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे वो है लॉसी डाइलेक्ट्रिक, लॉसी डाइलेक्ट्रिक, लॉसी डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। अब लॉसी डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, देखो लॉसी डाइलेक्ट्रिक वो चीजें होती हैं, ये एक इम्परफेक्ट कंडक्टर भी बोल सकते हो या इम्परफेक्ट एक डाइलेक्ट्रिक बोल सकते हो, मतलब ये पार्शियली कंडक्टिंग होता है। ये क्या होता है, पार्शियली कंडक्टिंग होता है। याद रखना एक चीज इंपॉर्टेंट जो मैंने आप लोगों को बताया नहीं है, नोट करके डाल देना। हमने हमें जो वेव इक्वेशन निकाला है उसमें मैंने बोला है रो v = 0 और j = 0, यानी चार्जलेस या सोर्स फ्री बोल सकते हो, सोर्स फ्री है, ठीक है, सोर्स फ्री। प्लीज इसको इंपॉर्टेंट डाल के वहां पर लिख लेना, ठीक है। दूसरी चीज को हम लोग पार्शियली कंडक्टिंग बोल सकते हैं, या हम इसको इम्परफेक्ट कंडक्टर बोल सकते हैं, या कंडक्टर, या हम इसको बोल सकते हैं एक इम्परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक, इम्परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक, ओके, इम्परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक बोल सकते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम ये कहेंगे कि एक चीज याद रखना, जब ऐसी कंडक्टिंग होती है तो इसका जो सिग्मा होगा वो अप्रॉक्सीमेटली 0 होगा, सिग्मा जो होगा जो कि कंडक्टिविटी है वो अप्रॉक्सीमेटली 0 होगी। दूसरी चीज सिग्मा ओमेगा से एप्सिलॉन हमेशा छोटा होगा, ठीक है, और यहाँ पर हमने रो v को 0 दिया है, ठीक है। सो दिस इज द जो लॉसी डाइलेक्ट्रिक है, लेकिन अगर यही पूरा का पूरा एक गुड डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता तो हम इसको कंडक्टिविटी को क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी को टोटली 0 कहते हैं, तो इसमें हमारा जब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जब हम इसमें इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे अपने वेव इक्वेशन को, तो हमें एक पार्ट और मिलेगा जो कि एटेन्यूएशन होगा। क्यों? क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जब भी एक वेव ट्रैवल करेगी वो थोड़ा सा एटेन्यूएट होगी, और कैसे होगी इसको हम लोग आगे डिस्कस करते हैं।